जिंदगी में घटनाएं बगैर हमें पूछे घटती चली जाती हैं। और ज़िंदगी भी क्या है, बगैर रोक टोक के हमारे साथ चल देती है अंत तक। घनसू मेरा लंगोटिया यार था। हम चरवाहों का एक ग्रोह था। हम सुबह जगते, नंगे पैर, कुछ घुटरना सुटरना पहनकर, कोई भी कमीज कुर्ता चलता, गमछा सर पे बांधते, हाथ में सोटा लेते और घर से निकल पड़ते। एक खुले मैदान में हम चौपों को इकट्ठा करते, फिर वहाँ से चौपों को जंगल के लिए हाँक देते। रास्ते में नदियाँ पड़ती थी। नदिया को पार करने के लिए कपड़ों को उतार के सर से बांध लेते और फिर किसी भी गाय भैंस की पूंछ पकड़ लेते और नदिया पार हो जाती। उसके बाद जंगल था। एक हुजूम की तरह हम उस जंगल में समा जाते। जंगल भी क्या था, मंगल ही मंगल था। सब सुविधाएं थी, सब आज़ादियाँ थी, हमारे लिए और हमारी चौपों के लिए भी। वो खूब खाते नहाते थे, हम खूब गाते थे। घनसू कहता, ले दिपो, खा, ये है जंगल की मेवा। वो मुझे पीलू दे देता। मैं कहता, नहीं खाता यार, इसे जी फट जाती है। घनसू कहता, अरे यार, इससे अच्छी कोई दवा नहीं, एकदम पेट साफ कर देती है, खा ले। और मैं खा लेता। यही क्रम चलता हमारा जंगल में। बहुत बड़ी एक कदम खंडी थी, विशाल एक जोड़ उसके बीच में था। दोपहर को जब हम हाथ थक जाते तो पूरी जमात कदम खंडी में जमा हो जाती। हम वहाँ खाना खाते। हमारी भैंसें पानी में, जोहर के पानी में जाके बैठ के जुगाली करती, गायें सूखे भी जाके बैठ के आराम करती, और हम खाना खाने के बाद में काई डंडे का खेल खेलते, खूब आनंद लेते और शाम को खरामा खरामा अपने घर लौट आते। ये हमारा क्रम था। हाँ, कुछ ऐसा था कि अलग से आमोद प्रमोद के लिए हम आपस में कुछ गा लेते थे, सुना लेते थे। हमारा सबसे बड़ा जो हेड था, ग्वालिया, जो हम मुख्य ग्वालिया था, वो चिरंजी था। उसके नीचे था महिपाल और भैरव। फिर तो सब ग्रोह था ही। एक हमारे ग्रोह की एक बहुत बड़ी मेंबर थी, वो थी लंका। लंका चंदन मिश्र की तीसरी और सबसे छोटी बेटी थी, लेकिन थी बहुत बड़ा। छोटी छोटी बातों पर लंका सोटा चला देती थी। कोई लंका के यहाँ कोई समझौता नहीं होता था, लेकिन न जाने क्यों लंका मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे अपना छोटा भाई मानती थी। मैं भी लंका की तरफ काफ़ी अच्छी नज़र रखता था और उसे बहुत ही चाहता था। एक दिन हुआ क्या, घनसू गाना गा रहा था। गाना आमतौर पे क्या होता था, ब्रिज का रसिया, जो मुझे भी पसंद था और घनसू भी बहुत अच्छा गाता था। रसिया था, माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझा रही तो, 9 लख गाय नंद बाबा की नित ओट माखन होए, बरसानी की सुगड़ गुजरिया लाजना बेतोए। मजे ले रहा था मैं। तभी लंका आई और बोली, इसने मुझे छेड़ा। मैंने मुड़ के देखा, पूछा किसने? कहती, इसने, तेरे यार घनसू ने मुझे छेड़ा है। मैंने मुड़ के घनसू की तरफ देखा। घनसू का चेहरा काला पड़ गया था, उसकी आंखें झुकाई थी।
मुझे पता था कि जरूर इसने इसे छेड़ा है। मैंने कहा तू, तेने छेड़ा है इसे? पलट के बोला तू कौन होता है? बस मैंने सोटा चला दिया। खूब पीटा घनसू को मैंने, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। मैं लाइक ही नहीं करता था ऐसी चीज़ें। और दोस्त होने के बावजूद भी मैंने घनसू को खूब पीटा। किसी ने नहीं बचाया घनसू को, किसी ने कुछ नहीं बोला। पिटने के बाद घनसू ने मेरी तरफ देखा। मैं भी जानता था कि उसका क्या उलाहना था। घनसू सीनियर ग्वारिया था, मुझसे पहले उसने ग्वारी सीखी थी। और मैं भी जानता था कि उसके मेरे पर बहुत बड़े एहसान थे। फिर घनसू बोला, दिप्पो तुझे याद नहीं है, जब तेरे पैरों में गोखरू भरे थे, खून निकल रहा था, तू रो रहा था, तब मैंने तुझे चलना सिखाया था गोखरुओं पे। और याद है, मैंने ही तुझे बताया था कि जबासों से कैसे निकलते हैं। और आज तूने मुझे पीटा। मैं थोड़ा बमक गया था। मैंने सोचा भाई यार तो है ही। मैं सोचा यार घनसू थोड़ा, कहते नहीं गलती तो मेरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन दिप्पो, मैंने कहा जी छोड़ भाई। और हम दोनों फिर लंगोटिया यार थे। कारण घनसू था, अच्छा ग्वालियर था। कभी कभी जब वो चिल्लाता था, ओए ढूंढी, कहने का मतलब था कोई भैंस, ढूंढी भैंस जब चुपके से किसी का खेत करने जा रही होती थी तो घनसू की नज़र उसे पकड़ लेती थी और वो वहीं से हुक्म देता था, लौट। और आश्चर्य की बात थी कि ढूंढी लौट आती थी। कारण मैं भी जानता था, घनसू उस तरह के चौपे जो चोरी से दूसरों खेत में चरने चले जाते थे, उनको बहुत बहुत बुरी तरह पीटता था। और चौपे सब घनसू से डरते थे। एक अच्छा माहौल था, एक अच्छा सिस्टम था हम लोगों का जो जंगल में चलता था। मसलन कि हमारा सबसे बड़ा ग्वारिया चिरंजी काला भूत था। उसकी झब्बेदार मूँछों का सभी लोहा मानते थे। महिपाल एक आंख से काना था और भैरों लंगड़ा था। बाकी सब तो आप हिसाब लगा सकते, यही टोली थी हमारी। और जब हम दंगल में जंगल मनाते थे तो सब अपने अपने के माहिर थे। महिपाल अलगोजे बहुत अच्छे बजाता था। और जब कभी बारिश के दिन होते थे, मेघ मलार वो बजाता था, बारिश हो रही होती थी, तो हम सब झूम झूम उठते थे। बहुत अच्छा बजाता था। जैसे घनसू अच्छा गाता था, ऐसे ही महिपाल अलगोजे बहुत अच्छे बजाता था। बाकी सब अपने अपने फन के माहिर थे और सब मौज लेते थे। एक दिन हुआ ये कि मैं और घनसू जब लौटे तो अनाउंस हो गया, महिपाल ने कहा, कृपाल तेरी आज रोटी नहीं आई। मैं दंग रह गया, रोटी नहीं है। सब अपने अपना खाना लेके खाने बैठ गए। मैं अकेला चुपचाप खड़ा था। महिपाल बोला, सबके साथ बांट के खा ले, भूखा क्यों रहता है। फिर घनसू बोला, दिप्पो आ, दोनों बांट के खाना खाते। लेकिन मैं हिला नहीं, मैं डोला नहीं। मुझे क्रोध चढ़ रहा था और सबसे बड़ा गुस्सा तो मुझे अपनी माँ पे आ रहा था। कान्हा की तरह मैं भी यशोदा माँ से लड़ बैठा था। भूखा था, भूख को मेरे क्रोध ने खा लिया था, लेकिन मैं अभी कान्हा की तरह ही सारा ऊपर जा डालना चाहता था। बहुत गुस्सा थी मुझे। भूखा प्यासा शाम को घर लौटा। मेरा मुंह उतरा हुआ था। आते ही माँ से भेंट हुई। देखते ही बोली, भैया क्या बात है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है आज।
मैंने पलटते ही वार किया, खाना क्यों नहीं भेजा था? क्या खाना नहीं भेजा? नहीं भैया, मैंने तो तेरे लिए आज घी के असली पराठे तेरी पसंद के भेजे थे। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खाना भूल जाऊंगी? मुझे तुरंत शक हो गया था कि कान्हा महिपाल ही मेरे पराठे खा गया था। शक हो गया था मुझे। बात भी सही थी। बाद में घनसू ने मुझे बताया कि दिप्पो, तेरे पराठे इसी कान्हे महिपाल ने खाए। ये साला भूखा नंगा है, उसने उसे गालियां भी दी थी। मैंने कहा, घनसू जो भी है, मुझे इस महिपाल से हिसाब तो चुकाना है। बोला, मैं तेरे साथ हूं। कहता, साले वो अभी पीटते हैं। मैंने कहा, अभी रहने दे, मौका देखते हैं। मैं चुप था। बात आई गई हो गई थी, वक्त निकल गया था। फिर एक दिन हम दोनों को रोटी लेने का मौका मिला। मैं और घनसू गांव आ गए। हमने सबके घर से रोटियां इकट्ठी की। रोटी लेकर लौट रहे थे तो जाके नदिया के पुल पे मैं घनसू को अपना इरादा बता बैठा। मैंने कहा, घनसू यार, क्यों ना आज इन सबकी रोटियां नदिया में फेंक दें? लगने तो हाथ सालों को, देखते पता तो लगे भूख का मतलब क्या होता है। घनसू बोला, ठीक है, कर देते ही काम। और हम दोनों ने बैठ के बारी बारी सबकी रोटियां नदिया में फेंक दी। हंसते गाते चल पड़े। तरन्नुम में घनसू गा रहा था, चढ़ गो श्याम पहाड़ी पे। बड़ा अच्छा गाना था ये, मैं इसको बहुत पसंद करता था। चढ़ गो श्याम पहाड़ी में भी कृष्ण कभी जब जलंधर वो आता था हमला करने तो वो पहाड़ी पर चढ़ जाते थे। तो उसके बाद जब हम पहुँचे कदम खंडी में, सबकी निगाहें एक साथ हमारे ऊपर पड़ी आके। हम तो खाली हाथ थे। सबको शक हो गया, एक सदमा फैल गया, एक चुप्पी फैल गई। मैंने भी देखा, उल्लसित आंखों से मैंने सबके चेहरों को बुझते हुए देखा। मुझे बड़ा मजा आया। मुझे पता लगा कि आज इन लोगों को पता तो लगे कि भूख का मतलब क्या होता है। फिर मैंने ही घोषणा की, चंदन मिशन ने कहा है गांव में आज चूल्हा नहीं जलेगा, भोजन शाम को बनेगा, क्योंकि आज ग्रहण पड़ने वाला है। मैंने एक झूठी कहानी सच्ची बना के सबको बेच दी। सब चुप थे। महिपाल ने मुझे टेढ़ी आंख से देखा। चिरंजी घूरता रहा, मैं चुप बना रहा। घनसू भी चुप था। क्या कहता? उन सबके पास अभी एक ही विकल्प था कि जौहर के पानी को पी पी कर अपना पेट भर ले। वही हुआ। हम दोनों खूब हंसे, हमने खूब मजे लिए उस दिन। शाम को लौट आए तो हमने सोचा कि अब तो बरसने वाले बादल उड़ गए, अब क्या है, बात गई रात गई। लेकिन शाम को गांव में आके सब कुछ उजागर हो गया। न किसी चंदन मिशन ने कुछ कहा था और न ग्रहण पड़ा था। खाना सबके यहाँ बना था और खाना सबके यहाँ से हमने लिया भी था। अब ये कोई पहेली न थी, ये तो उजागर एक बात थी कि हमने षड्यंत्र किया था। चलो, दूसरे दिन चले गए, सब ठीक ठाक चल रहा था। महिपाल और राजा खाना लेके आ गए थे। सबने खाना खाया, पानी पिया, मस्त थे सब। आप सब खेलने का बारी थी। तभी महिपाल बोल उठा, हमने सबको बुला लिया, सबको इकट्ठा कर लिया। हमने सोचा अब कुछ होगा। अब चिरंजी हम सबके सामने तना खड़ा था। मुझे अचानक घनसू की बात याद आ गई। घनसू को जब मैंने पूछा था तो उसने कहा था ये चिरंजी चोर है, ये चौपे चुराता है, यहाँ से चौपे चुरा के ये नौझील के व्यापारियों को बेच देता है। वो व्यापारी चौपों को ले जाके जमुना पार बेच आते और वहाँ से चोरी के चौपे लाके इधर आके बेच देते। उस दिन के बाद मेरे दिमाग में चिरंजी के लिए कोई इज्जत नहीं थी।
चिरंजी ने घूरा मुझे, मैंने भी चिरंजी को घूरा। पहला बार उसने घंसू पे किया, बोला महिपाल बक्का देश घंसू के चौपे, भगा इसको यहां से, इसे ग्वारी नहीं करनी। घंसू हिल गया था, डर गया था, चिरंजी से बहुत खतरा खाता था। दौड़ के उसने चिरंजी के पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ा कर बोला मुझे तो कृपाल ने सारा, उसने सब कुछ मेरे ऊपर रख दिया। घंसू को माफी मिल गई, घंसू को छोड़ दिया। अब बारी थी मेरी। चिरंजी ने मुझे क्रोधपूर्ण आंखों से घूरा, मैंने भी चिरंजी को उसी तरह से घूरा। बोला तुम्हारी दादी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, तुम बहुत अच्छे घर के लड़के हो, लेकिन तुम तो झूठे हो। मैंने उसी तरह जवाब दिया, तुम चोर हो। क्या? चिरंजी ने कहा। मैंने कहा हाँ, तू चोर है। कदम खंडी में एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया था। सब ग्वारिये हिल गए थे, सब कुछ हिल गया था। चिरंजी बोला महिपाल बक्कार देश की भैंस है। मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा बक्कार दे, क्या फर्क पड़ता है, हमारे खेत नहीं है। अरे हम अलग चरा लेंगे अपनी भैंसें, हम तुम्हारे पीछे चलते हैं क्या? और वास्तव में सच में ही उन्होंने मेरी भैंसें बक्कार दी थी और मैं अपनी भैंसें लेके अलग चला गया था। उस शाम जब मैं घर लौट रहा था, तब मेरे दिमाग में एक अजीब प्रतिक्रिया होना शुरू हो गया था। न जाने कैसे पहले मेरा मोह उस जंगल से टूटा, फिर कदम खंडी बहुत देर तक मेरे दिमाग में लरकती रही, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। चौपे, पता नहीं क्यों मैं आज निर्मोही हो गया था। मैं भूल जाना चाहता था सबको, यहां तक कि घंसू का दिमाग भी, मैंने घंसू का नाम भी दिमाग से निकाल दिया था। घर आया, उस दिन मेरी टक्कर सीधे दादी जी से ही हुई। मेरा चेहरा देख के बोली क्या हुआ? मैंने कहा ले रख ले। मैंने उनको गमछा और सोटा दोनों पकड़ा दिए। याद आया घंसू का गाना, रख ले अपनी लकट को मरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैंने साफ कहा कल से मैं चौपे नहीं खोलूंगा। बोली फिर क्या करेगा? मैंने कहा कल से मैं स्कूल जाऊंगा, और कहकर मैं घर से बाहर निकल गया। उस शाम हमारे घर में बहुत हंसी ठट्टा हुआ, सब ठाठा करके हंसे। सबको मेरा स्कूल जाने का निर्णय बड़ा पसंद आया, कारण वो सब जानते थे कि मेरी उम्र स्कूल जाने की उम्र से बहुत ऊपर थी। मैं स्कूल जा कैसे सकता था? लेकिन स्कूल जाने की कहानी फिर कभी। आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।